Welcome again all the students of class 7. Today we are going to discussion about some other important topics. So let's start. Here ask a question. What are compound radicals? कंपाउंड रेडिकल्स क्या होता है? तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कंपाउंड रेडिकल्स होता है क्या है. Certain groups of atoms of different element remains intact in many chemical reactions. In fact, they behave like single atoms and have a valency. They are called compound radicals. बच्चों, जब जो एलिमेंट्स है वह किसी कंपाउंड के साथ या फिर कंपाउंड के साथ आपस में कुछ फिक्स एटॉमिक नंबर पे रिएक्ट करते हैं और फिर से एक नए कंपाउंड को बना देते हैं, तो उस समय वह एक कंपाउंड ना होकर एक सिंगल एलिमेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं. तो उनके जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं कंपाउंड एलिमेंट्स के या फिर एलिमेंट्स कंपाउंड के या कंपाउंड के जो उनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं जिस पर वे पार्टिकुलरली किसी कंपाउंड या एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, आपस में मिलके संबंध बना पाते हैं, तो उसी एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड रेडिकल्स कहते हैं. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग. टॉपिक क्या है? They do not exist independently but only as part of compounds. बच्चों, वे जो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बने हैं वे स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं, वो आपस में कंपाउंड के रूप में ही स्वतंत्र रूप से रह पाते हैं. उनका अपना एक अस्तित्व हो पाता है, उनका अपना एक प्रॉपर्टी हो पाता है. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोवैलेंट radicals are hydroxide and nitrate. अगर हम एक साधारण एग्जाम्पल ले, मोनोवैलेंट रेडिकल्स का, तो हम यहाँ देखेंगे हाइड्रोक्साइड और ये जो नाइट्रेट है ये दोनों कंपाउंड है, ठीक है. और ये इनके पास हाइड्रोक्साइड में क्या है, एक एटॉमिक नंबर है दोनों के, और इसमें अगर हम वेरिएबल बैलेंसी देखें तो नाइट्रोजन के 3 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 1 हो जाएंगे, ठीक है, वेरिएबल करेंगे तो ये इतने ही एटॉमिक नंबर के साथ आपस में रिएक्ट करेंगे और इंडिपेंडेंटली होकर एक नए कंपाउंड का निर्माण करेंगे. ठीक उसी तरह कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3 एंड सल्फेट SO4 आर एग्जाम्पल ऑफ divalent radicals. The phosphate PO4 radical is trivalent. The formula of compounds containing compound radicals are also obtained by transposing valencies टेबल 1.4. बच्चों,
ये जो फॉर्मूला है यह रेडिकल वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह से दो अलग अलग कंपाउंड या फिर एक कंपाउंड और एलिमेंट आपस में कितने एटॉमिक नंबर के साथ मिल पाते हैं और ये कैसे मिलते हैं, इसके बारे में ज़रा हम नीचे टेबल 1.4 में जान लेते हैं। यहाँ देखिए एलिमेंट और रेडिकल्स विद वेक वैलेंसीज कॉलम दिया हुआ है। इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड है जो अलग अलग एटॉमिक नंबर के साथ रिप्रेजेंटेड है और उसका फॉर्मूला कैसे बना हुआ है और उनका नाम क्या है ये हम जानेंगे। देखिए Na सोडियम होता है ना, और OX जैसे कि हम जाने हैं एक एटम के साथ अगर रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इस कंपाउंड में एक ऑक्सीजन का एटम और एक हाइड्रोजन के एटम है। तो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं कंपाउंड के तो उसके एटॉमिक नंबर को यहाँ पे रखा जाता है। तो हम देखते क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहीं देखिए फर्स्ट वाले का तो वो आपस में मिल गए, ठीक है। देखिए सोडियम और हाइड्रोक्साइड आपस में मिले तो क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक इसी तरह आप देखिएगा पोटासियम की मीन्स क्या होता है, पोटासियम, ठीक है, एन फॉर नाइट्रोजन ओ फॉर ऑक्साइड, तो NO3 यानी कि नाइट्रोजन के 1 एटम, ऑक्सीजन के 3, तो 1 वाले एक साथ हो गए और ऑक्सीजन O3। तो ठीक इसी तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है रेडिकल्स का, आप इसे याद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। You know that an element is represented by a symbol and a compound by a formula। बच्चों आप जान चुके हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, है ना, और जो कंपाउंड होते हैं वो फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जान लीजिए एलिमेंट्स को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के द्वारा या फॉर्मूला के द्वारा। तो सिंबल के द्वारा और कंपाउंड को फॉर्मूला के द्वारा करते हैं, ठीक है बच्चों। ए केमिकल चेंज इज represented by an equation called a chemical equation। बच्चों ये जो केमिकल चेंज होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है ये आपस में बैलेंस होते हैं और ये कुछ यूनिक पैटर्न के आधार पे एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं। इसी वजह से इसे केमिकल इक्वेशन का नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ कार्बन in a sufficient supply of oxygen is formed, carbon dioxide is represented by the following equation। कार्बन को जब हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर हम बर्निंग करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज insufficient, carbon monoxide CO is formed। let us express the reaction thus। तो देखो बच्चों जब कार्बन ऑक्सीजन की कमी में जब बर्निंग करता है तो वह CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है।
हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग जो एलिमेंट है जो आपस में अलग अलग एटॉमिक नंबर पे अलग अलग मास पे जब मिलते हैं तो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं। द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। बच्चों, वे सब्सटेंस जो आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। एंड दोज आर फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो बच्चों, यहाँ पे रिएक्टेंट, ये जो ऊपर वाला आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसमें देखिएगा कि ये आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या CO+O2 है। तो दो अलग अलग सब्सटेंसेस है जो अलग अलग एटॉमिक नंबर के साथ आपस में कंबाइंड हो रहा है। तो यह जो एलिमेंट्स है जो एक पार्टिकुलर एटॉमिक नंबर के साथ एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन करके कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स के नाम से हम लोग इनको जानेंगे। ओके, तो इस प्रकार हम जान गए कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, यानी कि दो सब्सटेंस जब अलग अलग एटॉमिक नंबर के साथ या सेम एटॉमिक नंबर के साथ आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और दोनों रिएक्ट करने के बाद जब मिल जाते हैं तो जो एक नया सब्सटेंस तैयार करते हैं उसे प्रोडक्ट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। रिमेंबर दैट नो atoms are lost or gained in a chemical reaction। बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एटॉमिक नंबर ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है, बस वो एडजस्ट होते हैं। ठीक है? सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on the reactant side must be the same as that on the product side। इसी वजह से जो रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं, उनके नंबर होते हैं, वह प्रोडक्ट साइड में भी सेम ही होते हैं। An equation satisfying this rule is called a balanced chemical reaction। और जब सेम एटॉमिक नंबर के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का होता है तो उसे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, द इक्वेशन शोइंग द फॉर्मेशन of carbon dioxide is a balanced chemical equation, but the one showing the formation of carbon monoxide is not, because there was two oxygen atoms on the reactant side and only one on the product side. To balance this equation, we place the numeral 2 before carbon on the reactant side and CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन द प्रोडक्ट साइड। बच्चों, यहाँ पे आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हम जान चुके हैं। हम ये भी जाने कि बोथ साइड जो एटॉमिक नंबर होता है सब्सटेंस का वो सेम होना चाहिए। अगर वो अलग होता है तो वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाता है, तो हमें उसे बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे
हम कार्बन डाइऑक्साइड का अगर देखेंगे तो कार्बन में 1 है और O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो प्रोडक्ट में भी देख रहे हैं कि कार्बन के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 हैं। तो ये कैसा इक्वेशन हुआ? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। लेकिन ठीक उसके नीचे जो हम अभी देखे थे, यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए क्या है, कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। लेकिन प्रोडक्ट में कार्बन के भी 1 और ऑक्सीजन के भी 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम कार्बन के लेफ्ट साइड में 2 लिखकर 2 से ऑक्सीजन के 2 एटॉमिक नंबर को हम कैंसिल कर देंगे, तो जाकर यह बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, ओनली बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर एक्सेप्टेबल। हियर आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच इक्वेशन। बच्चों केवल और केवल बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही एक्सेप्टेबल होता है, मान्य होता है। ठीक है, अगर बैलेंस ना हो तो वह अनएक्सेप्टेबल होगा और उसका कोई बेनिफिट हमको या आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नीचे कुछ बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं, इसे हम देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं, तो ये दोनों 2 कॉमन हो जाएंगे, तो 2HCl हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन के 4 हैं, तो 4 को हम लिखते हैं 2 लेफ्ट साइड में और 2 नीचे राइट साइड में लिखते हैं। ऑक्सीजन की 2 जब कॉमन होता है तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ताकि याद रखने में आसानी हो। तो ये बैलेंस ही बच्चों आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट और टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे देख लेते हैं। समटाइम्स एन इक्वेशन इज मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय मेंशनिंग द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन अबव द एरो। बच्चों कभी कभी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करना होता है बैलेंस इक्वेशन में। तो उसके लिए हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो बनाते हैं और उसी के ऊपर उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए, ये हमारा रिएक्टेंट्स है और ये हमारा प्रोडक्ट है। इसके बीच में कंडीशन है, यानी कि हीट होगा, यानी कि बर्न होगा कार्बन, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनके तैयार होगा। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझे मैसेज करेंगे। आप ये पॉइंट्स टू रिमेंबर और एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो याद करेंगे, साथ ही साथ कंपाउंड्स के सिंबल भी, कंपाउंड्स के सिंबल नहीं होते हैं, फार्मूला होते हैं, और एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं। आप इसे याद कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।